आज का डीप डाइव हमें सीधे 1947 में ले जा रहा है। भारत आज़ाद है, लेकिन ये एक आप कह सकते हैं खंडित विरासत है। चारों तरफ विभाजन की आग, 80% से ज्यादा निरक्षरता और एक दिवालिया अर्थव्यवस्था। इस पृष्ठभूमि में जवाहरलाल नेहरू के सामने सिर्फ देश चलाने की नहीं, बल्कि एक आधुनिक राष्ट्र की कल्पना करने और उसे गढ़ने की चुनौती थी। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ नीतियां बनाने का दौर नहीं था, ये नींव रखने का दौर था। हाँ, उन संस्थाओं की नींव जिन पर आज का भारत खड़ा है। तो चलिए इसी स्रोत सामग्री को खोलते हैं और देखते हैं कि नेहरू ने संकट प्रबंधन से आगे बढ़कर भारत के नवनिर्माण की नींव कैसे रखी। शुरुआत करते हैं विभाजन की मानवीय त्रासदी से। पंजाब में तो त्वरित और बहुत हिंसक विस्थापन हुआ था। तो सरकार की प्रतिक्रिया सिर्फ राहत शिविरों तक ही सीमित थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर नेहरू की दूरदर्शिता दिखती है। यहाँ नीलोखेड़ी प्रयोग का जिक्र करना बहुत जरूरी है। नीलोखेड़ी प्रयोग? हाँ, ये सिर्फ एक शरणार्थी कैंप नहीं था। ये एक आत्मनिर्भर टाउनशिप थी जिसका सिद्धांत था व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ काम करने का अधिकार। अच्छा। नेहरू ने तो इसे विकास का मक्का तक कहा था। ये दिखाता है कि उनका दृष्टिकोण शरणार्थियों को केवल पीड़ित नहीं बल्कि उत्पादक नागरिक बनाने का था। बिल्कुल सही। उन्हें देश के पुनर्निर्माण में भागीदार बनाना था। ये तो बहुत बड़ी सोच थी। अच्छा, अब उस चीज पर आते हैं जिसे पश्चिमी पर्यवेक्षकों ने इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा था। भारत का पहला आम चुनाव 1951-52 का। हाँ, सोचिए जरा, 17 करोड़ से ज्यादा मतदाता और उनमें से लगभग 85% निरक्षर थे। सही बात। तो इस चुनौती से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने एक बहुत ही शानदार तरीका निकाला। क्या? मतपत्रों पर पार्टियों के नाम की जगह चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल। अच्छा, जैसे आज भी होता है? हाँ, ये वहीं से शुरू हुआ। हल, बैल, दीपक, ये लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर ले जाने का एक बेहतरीन उदाहरण था। कमाल है। साक्षरता को लोकतंत्र की पहली शर्त मानने से ही इनकार कर दिया। बिल्कुल। नेहरू का एक और बड़ा विचार था वैज्ञानिक दृष्टिकोण को राष्ट्रीय नीति बनाना। हाँ। उन्होंने बांधों, प्रयोगशालाओं और इस्पात संयंत्रों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा। और इन मंदिरों की नींव में गहरे प्रतीक छिपे थे। प्रतीक? वो कैसे? जैसे पहला आईआईटी खड़गपुर में उस जगह पर स्थापित किया गया जहां अंग्रेजों का हिजली डिटेंशन कैंप था। ओहो। सोचिए, जहां कभी स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया जाता था, वहां भारत के भविष्य के निर्माता तैयार होने वाले थे। ये दमन के प्रतीक को प्रगति के प्रतीक में बदलना था। वाह। और ये आधुनिकीकरण सिर्फ कारखानों तक सीमित नहीं था, है ना? नेहरू समाज को भी बदलना चाहते थे, खासकर महिलाओं की स्थिति को। यहाँ हिंदू कोड बिल की भूमिका आती है। और ये एक बहुत बड़ा संघर्ष था। आप सोचिए, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सहित कांग्रेस के भीतर से भी इसका भारी विरोध हुआ। तो फिर ये बिल पास कैसे हुआ इतनी बड़ी मुखालिफत के बावजूद? नेहरू ने यहाँ राजनीतिक चतुराई दिखाई। बिल को एक साथ पास कराने के बजाय उन्होंने उसे 4 अलग-अलग अधिनियमों में तोड़ दिया। अच्छा, ये रणनीति थी। हाँ, और फिर 1952 का चुनाव जीतने के बाद अपनी बढ़ी हुई राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें एक-एक कर पारित करवाया। इस कानून ने हिंदू महिलाओं को तलाक और पिता की संपत्ति में बराबरी का अधिकार दिया। और नेहरू ने इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि माना था। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये डीप डाइव दिखाता है कि नेहरू का योग केवल संकटों से निपटने का नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और विज्ञान पर आधारित एक आधुनिक राष्ट्र की पूरी वास्तुकला तैयार करने का दौर था। सही कहा। और यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इतिहासकार सुनील खिल्लानी कहते हैं कि भारत आज जो कुछ भी है, अच्छा या बुरा, उसका अधिकांश हिस्सा नेहरू की परिकल्पना का ही विस्तार है। ये सोचने वाली बात है कि आज के भारत की सफलताओं और चुनौतियों में नेहरू की उस विरासत की कितनी और कैसी भूमिका